अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं 10th क्लास न्यू बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने कंडक्शन पढ़ा, कन्वेक्शन पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन पढ़ा और आज हम इसका लास्ट मेथड कर रहे हैं रेडिएशन, यानी कि हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। स्टार्ट करते हैं। द सन सर्व एज मेन सोर्स ऑफ हीट फॉर आवर प्लेनेट। जो मेन सोर्स है हमारे प्लेनेट अर्थ पे हीट का, वो क्या है? सन। सन से ही सारी हीट वगैरह आती है हमारे प्लेनेट पे, ये भी हमें पता है। लेकिन however this heat does not reach the earth through conduction or convection। लेकिन जो हमने पिछले ट्रांसफर हीट ट्रांसफर के मेथड पढ़े, कंडक्शन और कन्वेक्शन, इस प्रोसेस के जरिए हीट जो है हमारी अर्थ पर नहीं आती। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये हमारे पास सन है और ये हमारे पास अर्थ है, आपको पता है दरमियान में क्या होता है? सन और अर्थ के वैक्यूम प्रेजेंट होता है, ठीक है? दरमियान में वैक्यूम प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मैं कंडक्शन की बात करूं, कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स का क्या डायरेक्ट कांटेक्ट में होना लाजमी है, तभी तो हीट ट्रांसफर करेगी थ्रू कंडक्शन। ये बात हमने पढ़ा था। और दूसरी चीज कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में भी मॉलिक्यूल्स का होना लाजमी है, लिक्विड और गैस के, ठीक है? तो यहाँ पे आपका लिक्विड और गैस होना लाजमी है। अब क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम में तो मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं है, वहां पे तो कोई मीडियम ही नहीं है, ना तो हम इसका मतलब कंडक्शन कर सकते हैं और ना ही कन्वेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि कंडक्शन में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं और कन्वेक्शन में भी क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स जरूरी होते हैं। तो ये जो दरमियान में सन से अर्थ तक तो कोई मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं है, कोई मैटर ही प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे वैक्यूम है। तो इसका मतलब है कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए वहां पर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे जो हीट है वो हमारे सन से अर्थ तक आ जाती है? तो हम पढ़ते हैं, एज देयर इज नो मीडियम बिटवीन द सन एंड अर्थ एटमोस्फेयर। वही बता रहे हैं कि सन से अर्थ तक कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता। इंस्टेड द हीट इज ट्रांसफर विया रेडिएशन, और इसीलिए जो हीट है वो ट्रांसफर होती है एक मेथड रेडिएशन के जरिए। हम यहां तक इसको करेंगे, ठीक है? यहां से यहां तक करेंगे। आगे वाली लाइन को कटिंग कर रही हूं मैं, ठीक है? क्यों कटिंग कर रही हूं? क्योंकि ये वाली लाइन यहां से यहां तक वही वाली बात दोबारा से लिखी हुई है, तो हम नीचे वाला ही कर लेते हैं। क्यों हमने दो दो दफा एक चीज करनी है? रीड करती हूँ। इन रेडिएशन, रेडिएशन में क्या होता है? हीट ट्रांसफर ऑकर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो हीट ट्रांसफर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में ट्रांसफर करती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव। वेव की दो टाइप्स है, एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव वो वाली वेव होती है बेटा जिस को मीडियम की जरूरत होती है, मीडियम यानी कि उसको मॉलिक्यूल्स वगैरह की जरूरत होती है ट्रांसफर होने के लिए। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वाली वेव है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती, यानी कि उसको ट्रांसफर होने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत होती नहीं है, किसी भी मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं होगी। तो जो सन से अर्थ तक जो हमारे पास आ रही है रेडिएशन, वो किस सूरत में आ रही है? मैकेनिकल वेव की सूरत में तो नहीं आ रही होंगी ना, क्योंकि उसको तो मीडियम की जरूरत होती है, और यहाँ पे तो मीडियम होता ही नहीं है, हमारा वैक्यूम होता है। तो कौन सी रेडिएशन आ रही है हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है। थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विदाउट रिक्वायरिंग अ मीडियम, जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है? जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में आती है, ये आपने याद रखना है। नीचे मूव करते हैं। रेडिएशन थ्रू ए फायरप्लेस। अगर हमने कहीं पे आग जलाई हुई है तो जो आपके पास हीट आ रही है वो किस सूरत में आ रही है? हाउ डज हीट ट्रेवल फ्रॉम ए फायरप्लेस टू अस? सबसे पहले ऊपर तो हो रही होती है कन्वेक्शन, ठीक है? और जो साइड से हमारे पास जो हीट आ रही है वो कैसे आ रही है? रेडिएशन के थ्रू आ रही है। ये इसका आंसर भी है यहां से यहां तक। लाइट एंड हीट फ्रॉम द फायर आर इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रेवल फ्रॉम ए फायरप्लेस टू अस। यहाँ पे लिख लो चाहे आप, and travel from fireplace to us in the form of रेडिएशन, यानी कि हम फायरप्लेस से हम तक की सूरत में आ रही है, रेडिएशन की सूरत में आ रही है, ठीक है? उसके बाद हम ये कुछ लाइंस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने ये बात ऊपर पढ़ ली है कि कंडक्शन, ये देखो ये वही वाली बात है कि कंडक्शन के जरिए नहीं होती क्योंकि दरमियान में एयर नहीं होती, ऐसा कुछ लिखा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेसिक आगे चीज। आपको क्वेश्चन आ सकता है, नेम द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है? ये जो रेडिएशन है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सबके पास तीन फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज कलर एंड टेक्सचर। कलर और टेक्सचर पे डिपेंड करती है आपका रेडिएशन कितनी इमिट हो रही है, अब्सॉर्ब हो रही है। और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और तीसरा सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। आगे आपका एक डू यू नो है, इसको पहले रीड कर लेते हैं। कन्वेक्शन इज व्हेन द लिक्विड और गैस गेट हीटेड। कन्वेक्शन उस वक्त होती है जब लिक्विड और गैस जो है वो हीट होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक पैन बना लूं और नीचे से उसको हीट दे रही हूँ, ठीक है? जैसे हम चूल्हे के ऊपर रखते हैं, ये हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया और मैं नीचे से इसको हीट दे रही हूँ, दरमियान में भरा हुआ है पानी, लिक्विड भरा हुआ है। अब कहाँ कहाँ कन्वेक्शन हो रही है, कहाँ कहाँ कंडक्शन हो रही है, कहाँ पे रेडिएशन है, अगर आप बताओ। ये जो लिक्विड है
लिक्विड के अंदर क्या हो रही होगी, आपकी कन्वेक्शन हो रही होगी, ठीक है। देन द लिक्विड एंड गैस गेट हीटेड, ये हो गया। अब मुझे बताओ कंडक्शन कहाँ पे हो रही है। ये जो आपने पैन रखा है ये आपका है मेटल का, तो इसका मतलब जो आपके पास सॉलिड चीज होती है वो गर्म होके उसके अंदर क्या हो रही होती है, कंडक्शन हो रही होती है। यहाँ पे भी लिखा है कंडक्शन इज व्हेन समथिंग इज हॉट एंड इट टच एन अदर ऑब्जेक्ट एंड गेट बिकम हॉट। ये आपके पास जो मेटल का आपने पैन रखा हुआ होगा उसके अंदर आपके पास क्या हो रही होगी, कंडक्शन हो रही होगी। और जो साइड पे हीट जा रही है वो आपकी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में रेडिएशन। देखो रेडिएशन इज व्हेन एनर्जी ट्रेवल्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू हीट समथिंग। अब आपने इस सबकी डेफिनेशन पीछे की हुई है, पढ़नी हो तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है वाई ऑब्जेक्ट कूल और वार्म ओवर टाइम। वो कह रहे हैं अगर आपने एक चीज रखी हुई है वो वक्त के साथ साथ ठंडी या गर्म क्यों हो जाएगी। जैसे अगर मैंने एक चाय का कप रखा हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने रखी हुई है चाय जो कि बिल्कुल गर्म है, ठीक है, और साइड वाला, जैसे मैं सर्दियों की बात कर लेती हूँ, मैंने चाय का कप ला के रखा है और जो मेरी सराउंडिंग है उसमें ठंडक है, यानी कि वो सराउंडिंग उसकी कोल्ड है। तो आप देखो कि चाय का जो कप है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना स्टार्ट हो जाता है, ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर की चाय भी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है वो वक्त के साथ साथ ठंडी क्यों होना स्टार्ट हो जाती है या गर्म क्यों होना स्टार्ट हो जाती है। गर्म मतलब के जैसे अगर गर्मियों का दिन है, आपने बर्फ ला के रख दी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी पिघल जाएगी, उसकी एनर्जी ही, उसकी जो कूलनेस थी वो उसकी कम हो जाएगी। यही बात यहाँ पे कर रहे हैं हम। इसका आंसर स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऊपर वाला हम नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हायर, अगर एक बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, देन दैट इट्स सराउंडिंग, इसकी सराउंडिंग से, देखो एक बॉडी है मेरे पास, ये मेरे पास बॉडी है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है यानी कि ये बहुत ज्यादा हॉट है। देन इट्स सराउंडिंग, तो उसका सराउंडिंग, तो उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, कोल्ड होगा, ठीक है। देखो अब ये उन्होंने यही कहा कि जो आपके पास बॉडी है वो हॉट है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो मैं कह लेती हूँ उसकी सराउंडिंग कोल्ड है थोड़ी सी। देन इट रेडिएट मोर हीट देन इट एब्जॉर्ब, तो वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा इतना ज्यादा जितना को वो रेडिएट करेगा। आपको पता है ना हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफर करती है, हॉट से कोल्ड में ट्रांसफर करती है। इसका मतलब ये जो हीट है, जो यहाँ से हीट है वो बाहर की तरफ रेडिएट होगी, ठीक है, कोल्ड सराउंडिंग में रेडिएट होगी। जितना ये हीट को रेडिएट करता जाएगा उतना ही ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली इट्स टेम्परेचर डिक्रीज, जैसे जैसे देखो ये हीट को रेडिएट कर रहा है वैसे वैसे इसका, देखो जैसे जैसे ये हीट को रेडिएट कर रहा है वैसे वैसे इसका टेम्परेचर जो है सराउंडिंग के साथ मैच होना स्टार्ट कर देगा, अंटिल इट मैच द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। और ये हीट को उस वक्त तक रेडिएट करता रहेगा जब तक कि इसका टेम्परेचर उसके सराउंडिंग से मैच नहीं कर जाता। हमने पढ़ा था कि हीट जो है हॉट से कोल्ड ट्रांसफर करती है और उस वक्त तक ट्रांसफर करती रहती है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। इसी के बरक्स ऑन द अदर हैंड, अब आपको दूसरी कंडीशन बताने लगे हैं। दूसरी कंडीशन में वो क्या बताएंगे, देखो इसको रेज करके दूसरी कंडीशन में बताएंगे कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कोल्ड है और उसकी सराउंडिंग बहुत ज्यादा हॉट है, ये वाला कंडीशन होगा। ऑन द अदर हैंड इफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लोअर, देखो अब टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का लोअर रखा हुआ है, देन इस सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग से आपने उसका टेम्परेचर कम रख देना है। देखो जो ठंडी चीज होती है उसका टेम्परेचर कम ही होता है ना हॉट से, तो मैंने वहां पे कोल्ड कर दिया और वहां पे हॉट कर दिया, तो ये क्या करेगी, इट एब्जॉर्ब मोर हीट, तो वो हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। देन इट रेडिएट नहीं करेगी हीट को, यानी कि हीट को इमिट नहीं करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी। आपको सिंपल पता है कि हॉट सराउंडिंग से हीट कहाँ पे जाएगी, कोल्ड सराउंडिंग में जाएगी, और ये कोल्ड जो है वो अपने अंदर हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सिंपल बात है ना, दोबारा से हॉट से कहाँ पे जाएगी, हीट जो है वो कोल्ड की तरफ ही जाएगी। यहाँ पे भी यही हो रहा है, हॉट से कोल्ड की तरफ जा रही है, और यहाँ पे भी यही हो रहा था, हॉट से कोल्ड की तरफ ही जा रही थी। अब यहाँ पे काजिंग इट्स टेम्परेचर टू राइज, जैसे जैसे ये हीट, देखो अब ये जो है हॉट सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे जैसे हीट को एब्जॉर्ब करता जाएगा इसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। काजिंग इट्स टेम्परेचर टू राइज अंटिल इट्स रीच इक्विलिब्रियम विद दैट टेम्परेचर, उस वक्त तक ये इसका टेम्परेचर ज्यादा होता जाएगा जब तक इसका टेम्परेचर उसके सराउंडिंग के साथ मैच नहीं कर जाता, ठीक है। उसके बाद के दो लाइंस हम नहीं करेंगे, हम इसका आंसर यहाँ तक ही इन्वायरमेंट तक खत्म कर रहे हैं। लेस्ली क्यूब इज अ मेटल बॉक्स, ये एक मेटल बॉक्स होता है जिसकी जो फेसेस होती है वो डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है। एक क्यूब है तो उसकी चार फेसेस ही होंगी ना। पहले फेस जो होता है इसका शाइनी और सिल्वर कलर होता है, दूसरा इसका डल ब्लैक होता है, तीसरा इसका व्हाइट सरफेस होता है और चौथा इसका कलर सरफेस होती है। और इसके जरिए हम ये देखते हैं कि एक कौन सी सरफेस जो है वो ज्यादा इमिशन कर रही है रेडिएशन की और कौन सी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है रेडिएशन को, ठीक। सबसे पहले आपने वाटर गर्म करना है और इसको लेस्ली क्यूब के अंदर पोर कर देना है। ये हमने लेस्ली क्यूब के अंदर पोर किया और ये सारा का सारा
सेटअप आपको नजर आ रहा होगा। इसके अंदर पोर करने के बाद ये तकरीबन 100 सेल्सियस तक गर्म किया होगा और उसके बाद इसके ऊपर हमने रख देना है और इसके बाद हमने इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे सेटअप के अंदर जो आपके पास यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है, मिलीवोल्ट मीटर लगा हुआ है, जिसके अंदर हमने डिटेक्ट करना है कि कितनी रेडिएशन इमिट हो रही है। और जो लेस्ली क्यूब है, इस वक्त मैंने उसका डिटेक्टर के सामने कौन सा वाला फेस रखा हुआ है, ब्लैक वाला फेस रखा हुआ है, यानी कि जितनी रेडिएशन इमिट हो रही है वो मुझे माइक्रोवोल्ट मीटर के अंदर शो हो जाएंगी। नीडल 0 पे थी, जैसे ही मैंने ऑन किया तो नीडल जो है वो इंक्रीज करके शिफ्ट हो गई है। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास ब्लैक सरफेस है वो बहुत ज्यादा रेडिएशन इमिट करिए, इसी वजह से तो नीडल शिफ्ट हुई। अब मैंने क्या करना है, ये जो शाइनी सरफेस है, शाइनी वाली सरफेस को मैं डिटेक्टर के सामने करी। जब मैंने शाइनी वाली सरफेस को डिटेक्टर के सामने किया तो डिटेक्टर देखो यहाँ पे रीडिंग दिखा रहा है 0। दैट्स मीन जो आपके पास शाइनी वाली सरफेस है वो बहुत ज्यादा कम रेडिएशन इमिट करती है एज कम्पेयर टू ब्लैक सरफेस। जैसे ब्लैक सरफेस की जब थी तो बहुत ज्यादा रेडिएशन वो दिखा रहा था। इसको हम याद नहीं करेंगे, बस मैं आपको रीड करवा देती हूँ, ठीक है। जो बातें हैं वो आगे लिखी भी हुई हैं, रीड कर लेते हैं सिर्फ इसको। सबसे पहले कि आपने क्यूब को फिल कर दिया वाटर के साथ, उसके बाद उसको रेडिएशन डिटेक्टर के सामने रख दिया, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। उसके बाद आप ये देखोगे कि जो ब्लैक डल सरफेस है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव इमिटर है। उसके बाद आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने क्या बता रहे हैं कि जब आप कंपेयर करते हो ब्लैक डल सरफेस को और पॉलिश सरफेस को, जैसे सिल्वर पॉलिश सरफेस को, तो वो क्या बता रहे हैं कि जो ब्लैक डल सरफेस है वो बहुत ज्यादा हीट रैपिडली एब्जॉर्ब करता है और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा जल्दी इंक्रीज हो जाता है, जबकि पॉलिश सिल्वर सरफेस का टेम्परेचर जो है वो स्लोली इंक्रीज होता है, वो जल्दी से हीट इमिटर एब्जॉर्ब नहीं करती। ठीक है, इधर से लेकर इधर तक हम इसको नहीं करेंगे। जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन किया ना, ऊपर के 4 फेसेस के नाम ये बोर्ड में आया हुआ है, तो आपने इसके चारों फेसेस के नाम बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। हम इसके नीचे वाला नहीं करेंगे, नीचे चलते हैं फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहला फैक्टर हमने पढ़ा था कि सरफेस पे और टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि रेडिएशन कितनी इमिट हो रही है। रीड करना स्टार्ट करते हैं। द कलर एंड द टेक्सचर ऑफ सरफेस हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन हाउ इट इज इमिट, एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशन। तो जो कलर और टेक्सचर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेडिएशन कितनी इमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। सबसे पहले हम यहाँ पे है डल ब्लैक कलर सरफेस, यानी कि डल ब्लैक कलर सरफेस जो है वो कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, इमिट करती है, कैसी है वो। डल ब्लैक कलर सरफेस जो है वो बहुत ज्यादा गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड इमिटिंग इंफ्रारेड रेडिएशन, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रेडिएशन को इमिट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है। और यही रीजन है दैट इज वाई अ ब्लैक कलर सरफेस हीट अप क्विकली एंड कूल डाउन फास्टर बाय गिविंग ऑफ मोर हीट। ये जो आपके पास डल ब्लैक सरफेस है वो जल्दी गर्म हो जाती है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं, देखो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को ही हाईलाइट कर देती हूँ। वाई, मैं यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वाई अ डल ब्लैक कलर सरफेस हीट अप क्विकली। ठीक है, यहाँ अगर मैं क्वेश्चन ये इतना सा क्वेश्चन कर दूं तो आप कितना लिखोगे इसके अंदर, यहाँ से लेकर डल ब्लैक कलर सरफेस से लेकर यहाँ तक लिखोगे। ठीक है, हीट तक लिखोगे। एक ये क्वेश्चन बन जाता है इसका, यहाँ ये मैं दोबारा से इसको करी हूँ, यहाँ से लेकर क्विकली तक एक क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद आ जाता है ऑन द अदर हैंड शाइनी एंड लाइट कलर सरफेस। इसके अलावा हमने शाइनी और लाइट कलर सरफेस के बारे में पढ़ना है कि ये गुड एब्जॉर्बर है या नहीं। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये पुअर एब्जॉर्बर एंड इमिटर ऑफ रेडिएशन है, इंस्टेड दे रिफ्लेक्ट, और ये जो है इमिट भी नहीं करती, ज्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब भी नहीं करती, बल्कि रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है मोस्ट ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन अवे, यानी कि रेडिएशन आती हैं तो ये इसको बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देती हैं। और यही रीजन है वाई शाइनी सरफेस लाइक पॉलिश मेटल स्टे कूलर अंडर सन कंपेयर टू डार्क सरफेस। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है, मैं यहाँ से क्वेश्चन बना सकती हूँ, वाई अ शाइनी सिल्वर लाइक पॉलिश मेटल स्टे कूलर अंडर सन। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे, इतना सा क्वेश्चन आ जाता तो आप क्या लिखोगे, यहाँ से शाइनी से लेकर आपने यहाँ तक लिख देना है इसके अंदर। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला एक दफा रेस करते हैं यहाँ पे सारा। पहला क्वेश्चन कितना बन रहा है, देखो पहला क्वेश्चन बन रहा है आपका पहला क्वेश्चन आपको बन रहा है वाई अ डल ब्लैक कलर सरफेस हीट अप मोर क्विकली। एक ये क्वेश्चन बन रहा है, इसका आंसर आप कहां से कहां तक लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक लिखोगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से यहाँ तक बन रहा है और इसका क्वेश्चन क्या बन रहा है, वाई शाइनी सिल्वर कलर सरफेस लाइक पॉलिश मेटल स्टे कूलर अंडर सन। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये इनके आंसर्स बता दिए। उसके बाद वो कह रहे हैं अब टेक्सचर के बारे में। ये तो हमने कलर के बारे में पढ़ लिया कि ब्लैक जो है वो अच्छा इमीटर और अब्जॉर्बर है, और जो आपके पास शाइनी कलर सरफेस है वो अच्छी अब्जॉर्बर और इमीटर नहीं है। अब हमने यहाँ पे दूसरी बात भी पढ़नी है टेक्सचर के बारे में। द टेक्सचर आल्सो
मैटर, जो टेक्सचर है वो भी मैटर करता है। फॉर एग्जांपल जो रफ सरफेस है आपकी, जो रफ सरफेस है वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती है और बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती है और इमिट करती है रेडिएशन को। स्मूथ सरफेस जो है वो अच्छी इमिटर और एब्जॉर्बर नहीं है, बल्कि वो रेडिएशन को, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट कर देती है। तो आपको पता होना चाहिए रफ सरफेस। जैसे को अगर मैं यहाँ पे बताऊं, एक चीज डल है, ठीक है, डल, डार्क और ब्लैक, और तीसरा है रफ, चौथा है रफ। ये जो आपके पास सारे आ रही है ना, ये वाली चीजें, ये तो कलर्स हो गए, डल, डल, डार्क और ब्लैक, और तीसरा आपके पास रफ, ये टेक्सचर है। ये जो है वो अच्छी इमिटर भी है, ठीक है, और एब्जॉर्बर भी अच्छी है रेडिएशन की। आपने नाम याद रखने हैं, ठीक है, आपको पता नहीं चाहिए अच्छी इमिटर भी है और अच्छी एब्जॉर्बर भी है रेडिएशन की। नेक्स्ट मूव करते हैं सरफेस एरिया और टेम्परेचर। हमने यही पढ़ा है, हमने तीन पढ़े थे। एक हमारे पास था कलर टेक्सचर, दूसरा था हमारे पास सरफेस एरिया और तीसरा था हमारे पास टेम्परेचर। यहाँ पे है आपके पास सरफेस टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये दो लाइन हम नहीं करेंगे क्योंकि हम पीछे कर चुके हैं कि तीन चीजों पे डिपेंड करती है और वो सारी चीजें वहां पे लिखी हुई थी। यहां से स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेडिएशन इमिशन, ठीक है, इसकी हेडिंग ये बन सकती है। यहां से यहां तक इसकी बनेगी। रीड करना स्टार्ट करते हैं। When the surface temperature of the body object increase, अगर एक बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज है, यानी कि ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर अगर 100 है, ठीक है, तो वो उतनी ही ज्यादा रेडिएशन को क्या करेगा, इमिट करेगा। इट रेडिएट मोर एनर्जी, वो रेडिएशन को और ज्यादा इमिट करेगा, बिकॉज, क्योंकि हॉटर ऑब्जेक्ट इमिट मोर हीट कंपेयर टू द कूलर वन, के जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है वो ज्यादा हीट रिलीज करता है एज कंपेयर टू कूलर वन। देखो अब यहाँ पे अगर आपके पास एक चीज है, देखो अगर आपके पास यहाँ पे एक हॉट ऑब्जेक्ट है और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो कौन सी चीज ज्यादा इमिट रेडिएशन करेगी, हॉट ऑब्जेक्ट ही तो करेगी। हॉट ऑब्जेक्ट ज्यादा रेडिएशन इमिट करेगी, जब जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है। हमने पीछे यहाँ पे पढ़ के आए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अ हॉट आयरन रोड ग्लो एंड इमिट मोर रेडिएशन देन ए वार्म वन, ठीक है, जो हॉट आयरन होता है, हॉट आयरन रोड है, वो ज्यादा रेडिएशन इमिट करता है एज कम्पेयर टू द वार्म वन। आगे आपके पास सरफेस एरिया, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन रेडिएशन इमिशन, ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसको। ये आपका एक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। सरफेस एरिया आल्सो प्ले अ मेजर रोल, जो सरफेस एरिया उसका भी बहुत ज्यादा अहम किरदार है इसके अंदर। इफ द ऑब्जेक्ट हैज लार्ज सरफेस एरिया, अगर एक ऑब्जेक्ट का लार्ज सरफेस एरिया, पहले इसको समझते हैं, सिंपल सी बात है। देखो अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस एरिया इतना है, सरफेस एरिया वो टोटल एरिया होता है, ठीक है, आउटर जो एरिया होता है ना उसको सारे को सरफेस एरिया बोलते हैं। अब ये आपके पास एक ये सरफेस एरिया, ठीक है, ये जो आपके पास पूरा आउटर फेस होता है ना किसी भी चीज का, उसको आप सरफेस एरिया बोलते हो, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया क्या नजर आ रहा है आपको, छोटा नजर आ रहा है, जबकि इसका सरफेस एरिया आपको क्या नजर आ रहा है, बड़ा नजर आ रहा है। अब मुझे बताओ किधर से रेडिएशन बहुत ज्यादा इमिट कर सकते हैं। इधर से मैं कहती हूँ यहां से, क्योंकि जगह थोड़ी है, तो यहाँ से कोई 4 रेडिएशन निकल रही है, फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ, ठीक है, ऐसे तो नहीं ना हम इसको मेजर कर सकते, बट एग्जाम्पल के तौर पे। अब ये जगह ज्यादा है, तो यहाँ पर यहाँ से ज्यादा रेडिएशन जो है वो इमिट कर सकती है, क्योंकि जितना ज्यादा जगह होगी उतनी ज्यादा ही कोई चीज उसमें से पास कर सकती है। यही लिखा हुआ है, इफ द ऑब्जेक्ट हैज लार्ज सरफेस एरिया, अगर एक ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया जो है, टोटल एरिया जो आउटर टोटल एरिया है वो बहुत ज्यादा है, इट कैन इमिट और एब्जॉर्ब मोर हीट, तो वो ज्यादा हीट इमिट भी कर सकता है और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब भी कर सकता है एज कम और फास्टर रेट पे कर सकता है। यही रीजन है why radiator used for heating room are made from lots of thin floors of fin to increase the surface area without taking up too much। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जो रेडिएटर है वो ज्यादा थिन स्लॉट्स ऑफ फिन से क्यों बने होते हैं। पहले हम रेडिएटर को देखते हैं। रेडिएटर होता है, आपके पास रेडिएटर है जो कि हीट एक्सचेंज करता है, कार वगैरह में ये लगा हुआ होता है, पीछे फैन लगा हुआ होता है। अब ये जो है इसकी यहाँ पे जो स्लॉट्स हैं और ये जो फिन्स आपको नजर आ रही हैं, ये बहुत ज्यादा बनाई जाती हैं ताकि इसका जो सरफेस एरिया वो ज्यादा हो जाए। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा ये हीट को एक्सचेंज कर सकेगा, यानी कि उतना ही ज्यादा ये हीट को आगे की तरफ मूव करवा सकेगा। देखो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि जो रेडिएटर है जो हीटिंग रूम वगैरह के अंदर यूज होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा थिन स्लॉट्स होते हैं, यानी कि पतली पतली से स्लॉट्स होते हैं उसके, और उसके फिन्स होते हैं, ताकि आप क्या करो उसका सरफेस एरिया क्या कर दो, ज्यादा कर दो। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा वो हीट को एक्सचेंज कर सकेगा। देखो अगर हम आजकल हम किस चीज को प्रेफर करते हैं, हम उस चीज को प्रेफर करते हैं जो छोटी हो, ठीक है, जो छोटी हो और काम ज्यादा कर रही हो। अब इस रेडिएटर में क्या किया गया, रेडिएटर के अंदर आप छोटे छोटे से फिन्स बना देते हो, ऐसे करके ना छोटी छोटी सी लाइन्स होती हैं, फिन्स बनी हुई होती हैं।
वो असल में क्या करती हैं, जो छोटी छोटी सी फिन्स है ना, ये असल में सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देती हैं। सरफेस एरिया तो ज्यादा हो गया, लेकिन अब ये जगह बहुत ज्यादा कम घेरता है। अ लार्ज एरिया मीन्स मोर रेडिएशन। जो लार्ज एरिया, जितना ज्यादा लार्ज एरिया होगा उतनी ज्यादा ही रेडिएशन इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो सकेंगे एट द सेम टाइम मेकिंग हीट ट्रांसफर मोर एफिशिएंट, जिससे हीट ट्रांसफर जो है बहुत ज्यादा एफिशिएंटली हो जाएगा। हम इसका आंसर यहाँ तक करेंगे। यहाँ पे आपके टिडबिट में क्या लिखा हुआ है, हीट फ्रॉम द सन रीचेस थ्रू रेडिएशन। हमने ये पहले पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो हीट है सन से हम तक पहुंच रही है, रेडिएशन के जरिए पहुंच रही है, क्योंकि इसको पहुंचने की ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसको कोई भी एयर वगैरह की नीड नहीं होती है, प्योर एनर्जी होती है जो कि ट्रेवल कर सकती है। स्पेस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो क्वेश्चन आ जाए, व्हाई सोलर पैनल्स आर ब्लैक। सोलर पैनल्स जो है आपके घर में जो लगे होते हैं वो ब्लैक कलर क्यों होता है? हमने पीछे पढ़ा कि जो ब्लैक कलर होता है वो बहुत ज्यादा रेडिएशन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अगर आप उसको व्हाइट कलर के सोलर पैनल्स बना दोगे, ठीक है, व्हाइट कलर के बना दोगे या सिल्वर कलर के बना दोगे, तो वो रेडिएशन तो एब्जॉर्ब ही नहीं ना करेगा सन से जो रेडिएशन आ रही है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो ब्लैक कलर है, डल कलर है, वो बहुत ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, देखो, डल ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब एंड इमिट मोर रेडिएशन और हीट। जो डल ब्लैक सरफेस है बहुत ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करती है और इमिट भी करती है देन द शाइनी सरफेस। इसी वजह से जो सोलर पैनल्स हैं वो ब्लैक बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, लास्ट टॉपिक है आपका रेडिएशन का, मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग इंफ्रारेड थर्मामीटर। इंफ्रारेड थर्मामीटर होता क्या, देखो, इंफ्रारेड थर्मामीटर, ये आपने थर्मामीटर देखा हुआ होगा, कोरोना वाले टाइम में बहुत ज्यादा चला था, जिसमें हम ऐसे फोरहेड पे रखते थे और आपको यहाँ पर स्क्रीन पर टेम्परेचर शो हो जाता था। हम ये यूज क्यों करते थे? ताकि हम ना फिजिकल कॉन्टेक्ट ना करें किसी को, यानी कि हम उसको हाथ ना लगाएं और उसका टेम्परेचर हमें पता चल जाए। अब यहाँ पे इंफ्रारेड थर्मामीटर होता क्या, डेफिनेशन है, इंफ्रारेड थर्मामीटर मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम। हम किसी भी चीज का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं उसको टच किए बगैर। अब इट डिटेक्ट हीट इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट। ये असल में हीट को डिटेक्ट करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट रिलीज कर रही होती है। ड्यूरिंग कोविड-19, देखो यहाँ पे कोविड-19 की बात हो रही है, ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक डीएस थर्मामीटर वर यूज्ड विडली टू चेक बॉडी टेम्परेचर सेफली। क्योंकि जो कोविड-19 था उसमें हमने एहतियात करनी थी कि हम एक दूसरे को टच ना करें, तो ये जो हमारे पास थर्मामीटर था ये दूर से ही उसका टेम्परेचर इजीली मेजर कर लेता था, तो हमें टच करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, फिजिकल कॉन्टेक्ट में आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दे आर आल्सो यूजफुल, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं फॉर चेकिंग द हीट ऑफ ओवन। हम ओवन के हीट को मेजर कर सकते हैं। मशीन, बहुत ज्यादा मशीन होती है इंडस्ट्रियल एरिया में जिसको हम टच करके नहीं करते उसका टेम्परेचर मेजर, हम इसके इंफ्रारेड थर्मामीटर के जरिए उसका मेजर कर लेते हैं। और इवन डेंजरस रेडियोएक्टिव मटेरियल, और जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है यानी कि ऐसे मटेरियल जिसमें से रेडिएशन निकल रही होती है, यूरेनियम वगैरह होते हैं जो एटॉमिक बम वगैरह बनाने में यूज होते हैं, उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर को। हम इसको यहाँ तक ही करेंगे, ठीक है, यहाँ तक करेंगे, इससे आगे नहीं करेंगे। आगे क्या है मैं पढ़ा देती हूँ। देखो उन्होंने कहा इसको चलाते कहते हैं, सिंपल सी बात है। तो यूज इट वी पॉइंट आउट द थर्मामीटर एट द ऑब्जेक्ट। आपको पता है इस थर्मामीटर को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी के पॉइंट करना पड़ेगा, यानी कि किसी के फोरहेड वगैरह पे इसको रखना पड़ेगा और उसके बाद उसका ट्रिगर दबाना पड़ेगा और टेम्परेचर इसकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो हम इसको करने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिर्फ यहाँ मटेरियल तक करेंगे। होप तो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।